खुदा न खास्ता बानी पीटीआई को कुछ हो जाता है तो पीटीआई तो खत्म ही है। मामलात बिल्कुल कछुए की रफ्तार से लेकिन चलना शुरू हो गए। पीटीआई को ये चीज बड़ी हद तक अंडरस्टैंडेबल हो गई है कि हमें अपनी टोन, अपना तरीका बदलना पड़े। पीटीआई ये कब तक करेगी? ये एक बड़ा ही जोरदार बल्कि जन्नाटेदार थप्पड़ है जो कि भारत के मुंह पे पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं नौशीन तारिक। आज जिन पॉलिटिकल हैपनिंग्स को हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो बानी पीटीआई से मुलाकात का सिलसिला जो है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा इनिशिएटिव है। इसकी इनसाइट्स को हम जो है वो बात करेंगे आज। और इसके अलावा जनाब पीटीआई में एक बार फिर जो है वो एक नई हलचल है, एक नई बगावत है। जुनैद अकबर साहब की ऑडियो लीक हुई है और उस पर जो है वो सब जो है वो वजाहतें दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से ये कभी किसकी लड़ाई तो कभी किसकी लड़ाई, ये एक चीज़ चल रही है। इसकी इनसाइट्स के इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान ने भारत के साथ खेलने का फैसला कर लिया है। 15 फरवरी को बाकायदा पाकिस्तान भारत का मैच होगा। इस पर भारतीय मीडिया क्या मौक़िफ़ है और इसमें एक्चुअल हैपनिंग क्या है, क्या इसी से पाकिस्तान का क्या मुतालबा था, पाकिस्तान ने क्या जीता और अब हम मैच खेलने जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया कर सना मिर्ज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। लंबा चौड़ा हमारा एजेंडा है आज का। हाँ, लंबा चौड़ा। अच्छा जनाब, वैसे तो वो एक संडे को तो बड़ा बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई वो एहतजाज की कॉल, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ खान साहब के लिए अच्छी खबरें भी आना शुरू हो गई हैं। जैसे चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जो है वो सलमान सफदर को एज अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट के हैसियत से आज मुलाकात वो कर रहे हैं, जिसमें वो उनकी लिविंग कंडीशन के बारे में रिपोर्ट पेश करेंगे। और वो मुझे लग रहा है सिलसिला एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उनकी बहनों को भी मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई, यानी फैमिली नहीं मिल रही। तो इसको आप कैसे देखती हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह की और चीज़ें डेवलप होंगी? अच्छा, इसमें दो चीज़ें, दो एस्पेक्ट्स हैं, थ्योरीज जिसके ऊपर बात हो रही है। कुछ लोगों की राय ये है कि अभी एक दिन पहले ही अक़वाम मुत्तहिदा के कुछ लोगों की मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और ये खबरें ही हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं, जो चल रही हैं। और ऑब्वियसली उनकी तरफ से थोड़ा सा इस मामले के ऊपर बात की गई थी कि इंसानी हकूक़ की ये पासदारी नहीं है और किसी भी मुजरिम को या मुलजिम को जो जेल काट रहा हो या जेल में हो उससे मुलाकात पर पाबंदी नहीं हो सकती। तो उसकी वजह से जब ये केस सुना जा रहा था और जब उनको फ्रेंड ऑफ कोर्ट बनाया गया सलमान सफदर साहब को, तो जो अटॉर्नी जनरल थे यानी हुकूमती नुमाइंदे थे, उन्होंने बड़ा एहतजाज इसके ऊपर किया। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इजाज़त दी कि नहीं, आप जाएँ और जाकर मिलें और उसके बाद अगले दिन आप रिपोर्ट जमा करवाएं। ये वो चीज़ है जो कि बड़े अरसे से पीटीआई डिमांड कर रही थी। तो याया अफरीदी साहब ने वक्ती तौर पर हो सकता है कि मामले को कूल डाउन करने के लिए ये किया हो। एक थ्योरी ये है। दूसरी थ्योरी जो हमारे साफ़ी बरादरी की है वो ये स्पेकुलेट कर रही है कि मामलात बिल्कुल कछुए की रफ्तार से लेकिन चलना शुरू हो गए हैं। देखिए, उसमें 3-4 चीज़ें हैं जो कि इस कंटिन्यूटी में पिछले 1 महीने में हुई हैं। सबसे पहले तो सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हो रहा था, अगर आप नोट करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अकाउंट, ट्विटर हैंडल और खान साहब का जो एक्स हैंडल है, दोनों बड़े खामोश नज़र आ रहे हैं। और कोई ऐसी चीज़ उसमें एग्रेसिवली नहीं पोस्ट की जा रही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो पिछले माजी में हो रहा था। दूसरी चीज़ ये हुई कि जो सोशल मीडिया के ऊपर 2-3 इवेंट्स हुए, जैसे हमारी फौज ने जब बलूचिस्तान में क्रैकडाउन किया टेररिस्टों के खिलाफ और इस किस्म की इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसमें जो सोशल मीडिया पर एंटी पाकिस्तान हेट्रेड कैंपेन चली, पीटीआई ने अपने आप को उससे डिसोन किया और उन्होंने कहा कि ना तो इन अकाउंट से हमारा कोई ताल्लुक है, ना इन लोगों का पीटीआई से कोई ताल्लुक है, ना ही इनकी पॉलिसीज़ को हम करते हैं, हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। तो ये एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज था और शेख वकास अकरम साहब ने इसको इंडोर्स किया, उन्होंने खुद ट्वीट किया बाकायदा और बहुत से लोगों ने इसको इंडोर्स किया। तो उससे ये लगता है कि पीटीआई को ये चीज़ बड़ी हद तक अंडरस्टैंडेबल हो गई है कि हमें अपनी टोन, अपना तरीका बदलना पड़ेगा। और अगर देखें आप 8 फरवरी को भी देखें तो 8 फरवरी में कहीं आपने ऐसी वीडियोज़ नहीं देखी मंजर पर आते हुए जिसमें फ़ौज के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़े हेट्रेड किस्म के नारे लगे हों या एहतजाज किया गया हो। ये चीज़ बड़ी हद तक अचकज़ई साहब भी इसको कन्वे कर चुके थे प्राइम मिनिस्टर साहब से कि एहतजाज ज़रूर होगा, अलामती सही, लेकिन उसमें हम कहीं भी इदारों को, फ़ौज को या हुकूमत को निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन क्योंकि एहतजाज हमारा आईनी और कानूनी हक है तो वो एहतजाज हम करने में आज़ाद हैं, हम लेकिन पुरअमन एहतजाज करेंगे। और मेरा ख्याल है बड़ी हद तक पीटीआई ने इस स्ट्रिक्टनेस को फॉलो किया, क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई ने कहा था कि खान साहब ने अचकज़ई साहब को मैंडेट दिया तो जो वो डिसाइड करेंगे हम वैसे करेंगे। अब उसमें अंदरूनी जो एहतजाज था 8 फरवरी का, उसके ऊपर अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट बहुत पैदा हुए और जुनैद अकबर साहब गालिबन हम आगे चल के इस पे बात करेंगे, वो एक इसकी बड़ी मिसाल है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मामलात बहुत ही स्लो पेस में बैक बर्नर के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन हमने आपको याद है इसी पॉडकास्ट में यहाँ बैठ के ये बात की थी कि 8 फरवरी के बाद ही अब कुछ होगा। 8 फरवरी से पहले गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। लेकिन ये ज़रूर होगा। और इसमें एक थोड़ा सा मेरा ख्याल ये है कि रमज़ान के बाद का टाइम फ्रेम रखा जा रहा है कि अगर पीटीआई इसी तरीके से स्मूथली चीज़ों को अंडरस्टैंड करती रही और मामलात को चलने दिया तो फिर शायद किसी हद तक
कोई स्पेस पीटीआई को पार्लियामेंट और में मुकदमे भी लगना शुरू मिल हो गए जाएंगे। हाँ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी, लेकिन अभी भी वेट एंड सी की जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट की तरफ से है कि देखें कि क्या वाकई पीटीआई अपने वादे से मुकर तो नहीं रही है। ये एक खामोश अंडरस्टैंडिंग है जो आई थिंक थ्रू अचकजई साहब की हुई है, मेरा अच्छा, ख्याल है। ये इसी से मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी जोड़ूंगी कि जैसे महमूद खान अचकजई की आपने बात की, महमूद खान अचकजई वैसे तो इदारों के खिलाफ खुद भी बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने 8 फरवरी की कॉल को भी बड़ा खुद भी इंडोर्स किया था, लेकिन हमने 8 फरवरी को जो उनका एहतजाज था, जो जिस तरीके से नाकाम हुआ, वो भी हमने देखा कि वो खास क्वेटा के अलावा कहीं पे भी उसमें कुछ भी नहीं हो सका, सब कुछ खुला रहा। और वो, ये लोग तो कहते हैं वो बसंत की वजह से, लेकिन वो नहीं हो सका। हाँ, हाँ। लेकिन अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि महमूद खान अचकजई की वज़ीर आज़म से मुलाकात और बहुत सारी चीज़ें, अलीमा खान का बहुत अब सख्त रवैया ना अपनाना, ये सारी चीज़ें उस बात की तरफ इशारा करती हैं कि वो शायद खान साहब के लिए कोई रिलीफ लेने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले दिनों तो मैं एक और चीज़ भी देख रही थी कि कुछ लोगों का ये भी दावा है कि जो है जैसे मुनीर फारूक साहब जैसे सहाफ़ी हैं कि बाहर बैठे हुए कुछ लोग जो हैं वो बड़ी तगड़ी किस्म की जो सिफारिशें होती हैं ना डिप्लोमेट्स को मिलाकर वो कर रहे हैं, और इसमें उनकी फैमिली के लोग भी शामिल हैं कि खान साहब को रिलीफ दिलवाया जा सके और उनको कायल कर भी लेंगे। ऐसा कुछ हो सकता है, इस तरह का कुछ सिनेरियो बन सकता है? देखिए ना, आपकी बात में ही वही बात छुपी है जिस तरह मैंने जिक्र किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अक़वाम मुत्तहिदा के उच्च नुमाइंदगान ने मुलाकात की है। इस तरीके से बैक एंड के ऊपर बरतानिया में भी जहाँ उनके बेटे मौजूद हैं, एक तरफ तो उन्होंने वीज़ा प्रोसेस के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसके अलावा वो अपनी नेटवर्किंग के ज़रिए भी ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में हर प्लेटफॉर्म, कांग्रेस, अमरीकी कांग्रेस अगर हम ले लें, हम अक़वाम मुत्तहिदा ले लें, हम यूएन ले लें, यानी तकरीबन तमाम ही प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि एक अपोजिशन की जो जगह होनी चाहिए उस जगह के ऊपर काम तो हो रहा है, लेकिन आई थिंक इसमें बाहर के लोगों से ज़्यादा जो खुद पार्टी अंदर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है ना, उनके एक्ट का बड़ा अमल दखल है। और दूसरा जो सोशल मीडिया है, दूसरा बड़ा मसला सोशल मीडिया का था, उसको बड़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। अच्छा, इसके अलावा बड़ी एक हम जुनैद अकबर वाली बात पे जाते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले मैं टॉक शो देख रही थी, इसमें शफी जान साहब कहते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता बानी पीटीआई को कुछ हो जाता है तो पीटीआई तो ख़त्म ही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अभी उनको अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, अभी तो वो अंदर हैं तो ही पीटीआई ख़त्म होती, तितर बितर होती नज़र आ रही है। देखें सलमान अकरम राजा वर्सेस आलिया हमजा वर्सेस मशाल यूसुफ ज़ही, अलीमा खान वर्सेस अली अमीन गंडापुर, और अब जुनैद अकबर साहब की भी जो है ऑडियो क्या लीक हुई, जिसमें उन्होंने अपने चीफ वेब आमिर डोगर के खिलाफ आवाज़ उठाई है कि जी मुझे बोलने नहीं देते और मुझे इंडिपेंडेंट सीट चाहिए। तो मुझे तो लग रहा है अभी वो अंदर ही हैं तो पीटीआई बाहर तितर बितर है। मेरा ख्याल है कि वो भी शेर अफजल मरवत साहब के बराबर वाली नशिस्त लेना चाहते हैं क्योंकि मरवत साहब जो हैं वो कहा जा रहा है शफी जान साहब उनके बड़े करीबी हैं। भले ये नेक्सस मेरी समझ में नहीं आता क्योंकि वो मुराद सईद साहब के आशीर्वाद से चल रहे हैं शफी जान साहब, बिल्कुल। तो अब किस तरीके से है, लेकिन किसी हद तक अगर ये बात ये तो मरवत साहब बता सकते हैं। मसला दूसरा ये है कि जुनैद अकबर साहब को बड़ी इंपॉर्टेंट सीट दी गई, लेकिन उनकी बात दुरुस्त है कि पिछले रमज़ान में और बजट में आखिरी मौका मुझे मिला था गुफ्तगू करने का और उसके बाद मेरा नंबर ही नहीं आया। वही चंद एक लोग हैं जो बार बार रिपीट होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन ये बात उनकी दुरुस्त है कि उनका एक एग्रेसिव स्टांस है। उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मिली थी, उसमें उन्होंने बहुत हद तक कुछ मामलात को सीधा करने की, कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर सके। बहुत सी चीज़ों को उन्होंने अपने हाथ में लिया था और वो उसको सामने लाना चाहते थे, लेकिन उन मामलों को भी दबाने की बड़ी कोशिश हुई। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो कमेटियों से इस्तीफ़ों का भी फैसला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये भी दुरुस्त नहीं था। उसमें जुनैद अकबर साहब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो अब इनके पास बज़ाहिर करने के लिए कुछ नहीं है, ना ये पार्लियामेंट फ्लोर पर बोल पाते हैं, ना ये जलसों वगैरह में बोल पाते हैं। इनको जब सूबाई सदारत दी गई गंडापुर साहब के बाद तो इन पर बड़ा प्रेशर आया, इनको अलीमा खान साहबा की और बाकी लोगों की भी बड़ी डांट पड़ी। फिर जो ग्रुप बंदी का बड़ा एक मसला है, गंडापुर साहब का ग्रुप और इनका ग्रुप, उसके डिवीजन की वजह से भी पीटीआई का केपी का जो चैप्टर है वो कभी एक पेज पर नहीं आ सका। तो उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से हो सकता है जुनैद अकबर साहब हम आगे चलकर देखेंगे सूबाई जो उनके पास ओहदा है उसकी सदारत से भी इस्तीफा दे दें, क्योंकि इनके हाथ में बज़ाहिर कुछ नहीं रह गया है। जो मामलात हैं वो आफरीदी साहब डायरेक्टली देख रहे हैं और आफरीदी साहब बज़ाहिर ना इनके ग्रुप में है ना उनके ग्रुप में है, वो एक वज़ीर आला हैं और वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो सिर्फ खान साहब की पॉलिसीज पर चल रहे हैं। तो देखा जाए तो जुनैद अकबर साहब जो हैं उनकी पुरानी मीटिंग की बड़ी अच्छी बात थी कि उन्होंने कहा कि हम अलीमा खान साहिबा को खुश करें, हम आफरीदी साहब को खुश करें, हम आखिर कितने लोगों को खुश करें। तो देखा जाए तो वो एक हार्ड कोर पोलिटिकल वर्कर हैं, लेकिन वो जो पीटीआई की पॉलिसीज हैं उस पर खुश नहीं है। या तो वो सूबाई सदारत छोड़ देंगे या फिर वो जो कह रहे हैं उसके ऊपर अमल करने की वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये है कि वो अपना एहतजाज रजिस्टर ज़रूर करवा रहे हैं।
ٹھیک ہے. اچھا جناب, اب ہم آ جاتے ہیں, یہ ہمارا جو میچ والا فیصلہ تھا پاکستان کا کہ ہم باہر سے میچ نہیں کھیلیں گے, پھر ہم نے دیکھا ابھی ویکینڈ پہ ہی جو ہے وہ پہلے تو بنگلہ دیش کے چیئرمین کرکٹ وہ آئے ہوئے تھے, امین الاسلام صاحب یہاں موجود تھے, پھر آئی سی سی کا وفد بھی آیا, پھر جو ہے وہ سری لنکا کے پریزیڈنٹ نے بھی جو ہے وہ ہمارے پی ایم کو جو ہے وہ کہا کہ آپ کھیلیں. یہ سب ہونے کے بعد جو ہے ہم نے اب جو ہے وہ اناؤنس کر دیا کہ 15 فروری کو ہمارا میچ ہونے جا رہا ہے. اچھا, پہلے تو نہ کھیلنے پر جو ان کو ریونیو لاس ہو رہا تھا, ان کی چیخیں نکل رہی تھیں ہمارے پڑوسی ملک کی, تو اب وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نا زیادہ شیئر لینا چاہ رہے تھے آئی سی سی سے, جو ان کو نہیں ملا, یعنی جو ہماری ڈیمانڈ جھوٹا پروپیگنڈا وہاں ہو رہا ہے. اور صرف ایک ہی نہیں, انہوں نے 3-4 ایک پوری لسٹ بنائی ہے کہ جی پاکستان تو یہ کچھ چاہ رہا تھا اور پاکستان کو کچھ نہیں ملا. ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ہم اگر چاہ رہے تھے تو ہم تو گئے نہیں کسی کے پاس مانگنے کے لیے, ہمارے پاس تو خود ہی آئے ہیں نا, تو آئے ہیں تو کسی منانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے ہم نے بھی مانا ہوگا. اس ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک بڑا ہی زوردار بلکہ زناٹے دار تھپڑ ہے جو کہ بھارت کے منہ پہ پڑا ہے اور آئی سی سی کے منہ پہ پڑا ہے. اور یہ جو بھارت میں ایک کیا ہوتا ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہو رہی ہے کہ جی کیونکہ پاکستان نے پہلے ان سے کہا کہ جی ہم ورلڈ کپ نہیں کھیلیں گے, آپ ہمارے ساتھ یہ کریں اور وہ کریں اور آپ بنگلہ دیش کو شامل کریں. جی پاکستان نے بہت اچھی کلوزز اٹھائی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو بھارت اور پاکستان کے میچز نہ کھیلنے والی بات تھی, یہ 2028 تک ویلڈ تھا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ میچ نہیں کھیلے گا. تو پاکستان نے کہا کہ 2028 نہیں, اب ہم 2031 تک میچ نہیں کھیلیں گے بھارت جا کر کسی بھی قسم کا کوئی میچ. یہ وہ کانٹریکٹ تھا جو کہ محسن نقوی صاحب نے 28 کیا تھا, انہوں نے اس کو کہا کہ ایکسٹینڈ کریں. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم تب یہ میچز جا کر کھیلیں گے جب بھارت بھی پاکستان آ کر کھیلے گا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی اس میں 2-3 اور بھی چیزیں ان کے کریڈٹ پر ہیں. محسن نقوی صاحب نے جو ہے وہ ایشین کرکٹ کونسل کی جو پریزیڈنٹ شپ ہے وہ پاکستان کو دلوائی, وہ اس کے پریزیڈنٹ بنے ہیں. پھر یہ کہ آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں کروائی ابھی ریسنٹلی جو ہوئی. تو میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے بڑا اسمارٹلی پلے کیا, انہوں نے آرگیومنٹس کے ساتھ پلے کیا. جو ہمارے پرانے جو معذرت کے ساتھ پی سی بی کے چیئرمینز رہے ہیں, یہ سوائے بات چیت سننے کے اپنا آرگیومنٹ کبھی بلڈ اپ نہیں کر سکتے. ان کو لگتا تھا کہ جو بی سی سی آئی ہے وہ قبضہ کر چکی ہے اور اس قبضے کو آپ توڑوا نہیں سکتے. یہ جو پورا ٹیسٹ کیس تھا, اس سے ایک بڑا اچھا میسج گیا ہے. پاکستان نے بہت سمارٹلی پلے کر کے یہ بتایا ہے کہ اگر چھوٹے ممالک بھی سو کالڈ, یعنی جو آئی سی سی میں جن کو چھوٹا ممالک سمجھا جاتا ہے, جو زیادہ پیسہ انویسٹ نہیں کرتے, وہ اگر اکٹھے ہو جائیں تو بڑا ملک پھر کچھ نہیں کر سکتا. بھارت پیسہ لگا رہا ہے, لیکن پاکستان نے ایک سمپل سی بات رکھی تھی کہ جی بنگلہ دیش کو آپ نے کیوں نکالا, اگر آپ نے ان کو نکالا ہے تو بس ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ میچ نہیں کھیلیں گے. پاکستان نے وہ میچ نہیں کھیلا, اور سارے میچ کا جو ایک طریقے سے اس پورے ایونٹ کا جو ایک طریقے سے کہنا چاہیے آئی کیچر ہے, وہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے, اس کے ٹکٹس آلریڈی سولڈ آؤٹ تھے. تو آئی سی سی تو یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی. ایک طرف آپ نے سری لنکا کو بھی آن بورڈ کیا, وہ بھی اب یہ سمجھیں گے کہ اگر کل کو کچھ ہو تو ہم پاکستان کو اپروچ کر سکتے ہیں. دوسرا بنگلہ دیش کو آپ نے بہت طریقے کے ساتھ, نہ صرف یہ کہ اس کو میں شیشے میں اتارنا تو غلط مثال ہوگی, اس کو میں یہ سمجھوں گی کہ آپ نے ان کے ساتھ ایسا ہاتھ ملایا کہ اب یہ ہاتھ علیحدہ نہیں کر سکے گا بھارت, اور آپ نے ان کو یہ بتایا کہ اب آپ کے ساتھ اگر کچھ ہوتا ہے نا تو پھر آپ بتائیے گا پاکستان آئے گا پھر ان کی درگت بنانے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا میسج ہے, اور اس میں 2-3 ڈیمانڈز جو پاکستان نے رکھی ہیں, ان ڈیمانڈز کے اوپر آگے چل کر آئی سی سی کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان اور بھارت کا, کیونکہ پاکستان اب ایکسٹینڈ کرنے کی بات کر رہا ہے میچز کو, کہ اب ہم بھارت میں 2031 تک نہیں جانا چاہتے. یہ وہ ڈیمانڈ ہے جو پاکستان نے انیشیٹ کی ہے, اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کرنی ہے. دوسرا جو بنگلہ دیش کے گریوینسز سے نکالنے کے بعد ان کو ورلڈ کپ کے لیے آگے میزبانی انہوں نے دے دی ہے, تو بنگلہ دیش کی ہی ریکویسٹ کے اوپر پاکستان نے دوبارہ اس میچ کو کھیلنے کی حامی بھری ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو اسمارٹلی پلے کرنا کہتے ہیں, بہت اچھا محسن نقوی صاحب نے پلے کیا, اور اس پہ ان کو شاباش ملنی چاہیے, بجائے اس کے اور اس کے اوپر بھارت میں تو obviously اس کو کور کرنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا, جب وہ لاہور میں پورٹ بنا سکتے ہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا ثنا, بالکل اب ہمارے پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ تو ختم ہے, لیکن ایک سوال مجھے بہت زور سے آ رہا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سے پوچھوں, مریم نواز آج بلوچستان پہنچی, کوئٹہ پہنچی ہیں, سی ایم پنجاب ہیں وہ, مطلب اس سے بڑا سوال ہے کیوں ان کا بلوچستان کا دورہ کیوں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی مثال ہے اور ہونا اس لیے چاہیے کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں نا بلوچستان تو ایک طرف, لیکن پنجاب کے حوالے سے نا آپ کو اگر یاد ہو تو اینٹی اسٹیٹمنٹس بہت آ رہے تھے. مطلب سندھ یہ کہہ رہا تھا کہ جی پنجاب ہی اکیلا صوبہ ہے جہاں اتنا سب کچھ ہو رہا ہے. بلوچستان نے کسی حد تک یہ نہیں کہا, لیکن کیونکہ دونوں صوبوں میں ایک ہی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, سندھ میں بھی بلوچستان میں بھی, اب وہ سندھ میں تو جا نہیں سکتی تھیں, اوبویسلی انہوں نے بلوچستان اس لیے چنا. پھر یہ کہ وہ جس حد تک پسماندہ صوبہ ہے وہ ایک آن پیج ان کو کرنا چاہتی ہیں کہ وہ اس قسم کی کچھ کولابریشنز کرنا چاہتی ہیں, کچھ پروجیکٹس کے اوپر کام کرنا چاہتی ہیں, جس میں وہ چاہتی ہیں کہ وہ یہ ظاہر کریں کہ ایک ترقی یافتہ صوبہ ایک پسماندہ ترین صوبے کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے اس کی کتنی مدد کر سکتا ہے.
کچھ چیزیں مریم نواز صاحب اچھی بھی کر رہی ہیں, اس کو تعریف بھی کرنا چاہیے. جو کیا کہنا چاہیے, ویژولی بہت اچھی ہیں, جن کے آپٹکس بہت اچھے ہیں. بسنت کی مثال لے لیں, جو کچھ انہوں نے کیا, جس طرح بھی کیا, ٹائمنگ پہ بڑا کرٹیسزم ہوا کہ سیم ٹائم پہ کیوں کیا جب پی ٹی آئی کا احتجاج تھا, لیکن انہوں نے ایک کامیاب شو ڈیزائن کیا پنجاب کے لیے. تو اگر وہ بلوچستان کے لیے بھی کچھ کریں گی, تو وہ اگر ان کی پازیٹیو اس پہ جائے گا, تو یقیناً وہ پرائم منسٹر شپ کی راہ میں جو راستے ہیں, رکاوٹیں ہیں, اس کو بڑا ہموار کر رہی ہیں. کروانا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.